मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंत कुमार डी गुप्ता, श्रीमती केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय अमरावती, आज आपके साथ अवक्षण की घटती किस्त पद्धति अर्थात डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पर वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। आइए आज हम देखते हैं कि जो अवक्षण की घटती किस्त पद्धति क्या है, इसके गुण दोष। क्रमागत ह्रास पद्धति या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इस विधि में प्रतिवर्ष ह्रास की गणना संपत्ति के घटे हुए मूल्य पर की जाती है। इसमें मूल्य ह्रास की राशि प्रतिवर्ष कम होती जाती है। इस विधि के अनुसार प्रथम वर्ष का मूल्य ह्रास संपत्ति की मूल लागत पर, दूसरे वर्ष में मूल्य ह्रास की राशि मूल लागत में से प्रथम वर्ष का मूल्य ह्रास कम करने के पश्चात शेष पर ह्रास लगाया जाता है। तीसरे वर्ष शेष राशि पर और इसी प्रकार प्रतिवर्ष संपत्ति के जीवन काल तक वर्ष के प्रारंभिक शेष पर ह्रास लगाया जाता है। इस विधि को अपलिखित मूल्य विधि या रिटन डाउन मेथड भी कहा जाता है। इसे ही घटती किस्त पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो याद रखें, इस पद्धति में केवल थोड़ा सा अंतर होता है, जो स्थायी किस्त पद्धति और घटती किस्त पद्धति। तो डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड में प्रतिवर्ष जो अवक्षण संपत्ति का मूल्य वर्ष के प्रथम दिन जो होता है, उस बचे हुए शेष पर ही ह्रास काटा जाता है। इसके पहले हम जो स्थायी किस्त पद्धति में अवक्षण लगाते थे वह मूल लागत पर होता था और प्रतिवर्ष समान होता था। और यहाँ पर एक विशेषता रहेगी कि जो संपत्ति का शेष मूल्य है वर्ष के प्रथम दिन, उस वर्ष के प्रथम दिन बचे हुए शेष मूल्य पर हमारा अवक्षण काटा जाता है। इसमें अवक्षण की राशि लगातार कम होती जाती, क्रमागत ह्रास माने धीरे धीरे अवक्षण की राशि कम होती जाती है, इसलिए इसे हम क्रमागत ह्रास पद्धति के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं इस पद्धति के गुण। यह पद्धति अत्यंत सरल है। इसमें लाभ हानि पर मूल ह्रास एवं मरम्मत दोनों को मिलाकर भार प्रतिवर्ष समान ही पड़ता है, क्योंकि प्रारंभ के वर्ष में मूल ह्रास की राशि अधिक होती है लेकिन मरम्मत व्यय कम होते हैं, जबकि अंतिम वर्षों में मूल्य ह्रास की राशि कम हो जाती है और संपत्ति पुरानी हो जाने से मरम्मत के व्यय लगातार बढ़ते जाते हैं। इसमें संपत्ति का मूल्य कभी शून्य नहीं होता। इस पद्धति का एक लाभ यह भी है कि इसमें संपत्ति का मूल्य कभी शून्य नहीं होता। और एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसे कानूनन मान्यता प्राप्त है, अर्थात यह विधि मान्य है। आइए देखते हैं इस विधि में कुछ दोष हैं या कमियां जिन्हें हम कहें। तो सबसे पहले संपत्ति को प्राप्त करने के लिए व्यय की गई राशि पर इस विधि में भी ब्याज पर ध्यान नहीं रखा जाता। दूसरा है संपत्ति के प्रतिस्थापन पर, इसमें भी नई संपत्ति क्रय करने के लिए राशि का प्रबंध नहीं होता। वर्ष के बीच में संपत्ति के क्रय विक्रय की स्थिति में मूल्य ह्रास की राशि की गणना में कठिनाई आती है। आइए अब हम देखते हैं कि अवक्षण की गणना इस विधि में किस प्रकार से की जाती। यदि मूल्य ह्रास की दर ना दी गई हो तब हमें अवक्षण की गणना कैसे करनी चाहिए। तो हमारे लिए सबसे पहले संपत्ति का मूल्य देखना चाहिए और संपत्ति के मूल्य में से जो अवशिष्ट मूल्य या उपयोगी जीवन काल की सहायता से हम निम्न सूत्र के द्वारा अवक्षण ज्ञात कर सकते हैं। संपत्ति का मूल्य गुणित 100 ऋण अवक्षण की दर
और समय की घात और डिवाइडेड बाय 100, 100 से भाग दे देंगे। इस सूत्र के आधार पर हम संपत्ति का अवक्षण निकाल सकते हैं। अंग्रेजी में हम ऐसे ही लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू 1 माइनस एस अपॉन सी इंटू 1 अपॉन एन, और 1 माइनस एन अंडर रूट एस अपॉन सी। यहाँ पर R का आशय है मूल ह्रास की दर अर्थात रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, एस अवशिष्ट मूल रेसिडुअल वैल्यू ऑफ असेट, एंड सी स्टैंड फॉर संपत्ति के मूल्य की लागत मीन्स ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट, और एन दर्शाता है संपत्ति का अनुमानित जीवन काल एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट। तो इस तरह से हम इस विधि में अवक्षण की गणना कर सकते हैं, और या तो हमारे लिए निश्चित दर या प्रतिशत दी हो तब हमारे लिए सूत्र की आवश्यकता नहीं होती है, सीधा प्रतिशत के आधार पर हम अवक्षण ज्ञात कर सकते हैं। नमस्कार।